हिस्ट्री क्लास 32 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 32 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम गुप्त वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं। गुप्त काल में भी प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल जैसी ही थी। इसमें सबसे ऊपर राजा होता था और सबसे छोटा ग्रामीण होता था, और सबसे ज्यादा टैक्स कृषि और मवेशी पर लगाया जाता था, लगभग 1/4 से 1/6 के बीच। गुप्त वंश के समय सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। शकों को खत्म करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत के 9 बड़े बड़े विद्वान रहते थे, जिसमें कालिदास, ब्राह्मगिर और अमरदास सबसे प्रमुख थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। इन्होंने ड्रामा बहुत ज्यादा लिखा है। इसके अलावा मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम और पार्वती परिणय भी इन्होंने ही लिखा है। इनके अलावा ऋतु संहार भी इन्होंने ही लिखा है। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप भी गुप्त वंश से ही आया है, जिसमें त्योहार भी है। गुप्त वंश में हर राजा की अलग अलग विशेषता थी। कोई न्याय के लिए तो कोई युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, तो कोई प्रशासन के लिए। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय छुआछूत था। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। इस समय ही अजंता की गुफाएं भी बनाई गई थी। इस समय ही मध्य प्रदेश के मांडू में बाघ की गुफा भी बनाई गई थी। गुप्त वंश की राजधानी उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी था। इन्होंने मगध से ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश में ही दिया था। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय नगद तथा अनाज दोनों के रूप में टैक्स लिया जाता था। शासन की सबसे बड़ी इकाई राजा की थी और सबसे बड़ा अधिकारी कुमार अमात्य होता था। कुमार अमात्य वर्तमान में डीएम के तौर पर होता है। चीनी यात्री फाहयान के अनुसार इस समय छुआछूत थी। इस समय निम्न जाति के लोगों को चंडाल कहा जाता था। इस समय महिला को शिक्षा का अधिकार था, वह देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह और सती प्रथा का भी प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। इस समय ऐसी औरतों को गणिका या कूटनी कहा जाता था। इस समय ही गणित और ज्योतिष का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। गुप्त वंश के स्कंदगुप्त पर हुंडों का आक्रमण हुआ था, लेकिन इन्होंने हुंडों को पराजित कर दिया था। इस वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त पर दोबारा हुंडों ने आक्रमण किया था, जिस वजह से गुप्त वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। हुंडों का क्षेत्रफल फारस और ईरान का एरिया था। हुंडों का ही एक शाखा कुषाण वंश भी था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। हुंड बर्बर तथा खानाबदोश थे। इनका कोई धर्म नहीं था। जब हुंडों ने गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त पर आक्रमण किया, तब यह वंश पूरी तरह से खत्म हो गया और बचे हुए कुछ मंत्री और सामंत इधर उधर जाके बट गए। इन्हीं सामंत में सबसे बड़े सामंत पुष्यभूति वर्धन थे। इन्हें ही वर्धन वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था। वर्धन वंश की राजधानी हरियाणा और पंजाब के बीच थानेश्वर थी। इनके बाद इनके बेटे आए प्रभाकर वर्धन। इन्हें ही वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी 3 संतानें थी। पहला राजश्री जो की पुत्री थी, दूसरा राजवर्धन और तीसरा जो सबसे छोटे थे वो थे हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से कर दिया था, और ग्रहवर्मन की लड़ाई मालवा के राजा देवगुप्त से था। मालवा के राजा ने ही मथुरा के शक शासक को मार के सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मालवा के राजा ने उज्जैन के राजा ग्रीववर्मन को मार दिया। तब ग्रीववर्मन की पत्नी राजश्री अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गई। इस घटना की खबर जब राजश्री के भाई राजवर्धन तक गई, तब इन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त को मार दिया और अपनी बहन का बदला लिया। मालवा के राजा देवगुप्त का दोस्त शशांक था। यह गौड़ शासक था। गौड़ बंगाल का पुराना नाम था। गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। यह शैव धर्म को मानता था। जब यह राजवर्धन को मार के वापस लौट रहा था, तब इसने गया में बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके बाद वर्धन वंश में केवल हर्षवर्धन ही बचे थे। इस समय इनकी उम्र 15 साल थी। इन्होंने इसी उम्र में शशांक पर हमला किया और मार दिया। हर्षवर्धन के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती थी कि यह अपनी बहन के बारे में पता लगाए कि वह जीवित है कि नहीं। इन्होंने राजश्री का पता लगाने के लिए बौद्ध भिक्षुकों का सहारा लिया। एक बौद्ध भिक्षुक आतिश दिवाकर ने हर्षवर्धन से बताया कि मैंने जंगल में एक महिला को देखा है। उसके वस्त्रों से लगता है कि वह किसी राजघराने की महिला है। बौद्ध भिक्षुक आतिश दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन ने अपनी बहन को खोज लिया और अपनी बहन राजश्री को कन्नौज के गद्दी पर बैठा दिया और खुद राजश्री का संरक्षक बनकर ही शासन किया। हर्षवर्धन ने शादी नहीं किया था। यह बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने ही नागानंद नामक पुस्तक को लिखा था। इसके अलावा रत्नावली और प्रियदर्शिका भी इन्होंने ही लिखा था। इनके दरबार में वाण भट्ट नामक विद्वान रहते थे। इन्होंने हर्षचरित लिखा था और कादम्बरी भी इन्होंने ही लिखा था। हर्षवर्धन हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के महायान में भी इनकी रुचि थी। प्रयागराज में हर 5 साल में एक बहुत बड़ा मेला लगता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था।
इस मेला का अध्यक्ष हमेशा ब्राह्मण ही बनते थे, लेकिन हर्षवर्धन ने वेनशान को बना दिया था, जिस कारण से प्रयागराज में ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध कर दिया था। यह महामोक्ष परिषद इतना भव्य था कि इतिहासकारों ने इसे 5वीं बौद्ध संगीति का नाम दे दिया था। हर्षवर्धन के दरबार में ही चीन से एक विद्वान आए थे, इनका नाम वेनशान था। इनका यात्रा विवरण CU की है। वेनशान नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र थे, बाद में यह इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक हो गए थे। इन्हें नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में नर्मदा नदी को पार करके चालुक्य शासक के पुलकेशिन द्वितीय पर हमला किया था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जीत गए थे और हर्षवर्धन वापस लौट गए। पुलकेशिन द्वितीय ने जीतने के बाद ऐहोर अभिलेख बनवाया, जिसमें लिखा है कि मैं दक्षिण भारत का शासक पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया हूँ। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी, जिस वजह से वर्धन वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि इनके मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो उत्तर भारत को जोड़ सके। हर्षवर्धन के बाद राजपूत शासक आए और उनके बाद विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत पर आक्रमण करने का अवसर पैदा हो गया और मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आना चालू कर दिए। हर्षवर्धन की मृत्यु के 200 साल तक उत्तर भारत में राजनीति पूरी तरह से शून्य पड़ गई थी। अब आगे दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।